बी और सी के बीच में यहां पर हमारे पास स्लाइडिंग या फिर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए तो कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये आपका रोटेशन का एक बहुत अच्छा सवाल है, न्यू ट्रेंड का आपके लिए सवाल है, जरा ध्यान से सुनना। और आप आगे बेंड होने की कोशिश करो, बेंड होने की कोशिश करो, बेंड होने की कोशिश करो, तो पॉइंट जो आपके पांव होगा, ठीक है, आप देखना आप जमीन को पांव से जमीन को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका सर्कुलर आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, मैक्सिमम में बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स, 3-4 चीजों का मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना कंप्रेशन हुआ है उतना ही इलॉन्गेशन, मैक्सिमम इलॉन्गेशन भी उतना ही। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेई वाला चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे कट्टर जेई एडवांस का लेक्चर नंबर 2 जो है हमारे पास मैकेनिक्स का। एंड मैंने आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड मेरे को अच्छा लगा कि आप लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मिक्सचर वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने हम लोगों को आपको बताया था कि हमें मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है और कुछ नए क्वेश्चंस करने की भी रिक्वायरमेंट है जिससे आपका थॉट प्रोसेस और इनिशिएट हो, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इसमें वही जेई एडवांस के हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें हम लोगों को मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब भी हम लोग बैचेस में पढ़ाते हैं तो इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो करवा ही देते हैं और कुछ मिक्सचर वाले क्वेश्चंस हम लोग क्लास में भी करवाते हैं। तो जिन बच्चों ने क्लासेस को बहुत रेगुलर फॉर्मेट में चीजों को पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, जेई मेंस का आपने पढ़ा होगा, सिंगल टॉपिक बेस्ड एडवांस के क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे और कहीं ना कहीं मिक्सचर वाले थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे होंगे, राइट। लेकिन अब उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और टॉप नॉच करेंगे इन लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए बेटा, जो बच्चे यहां पर नए ज्वाइन हुए हैं, आज पहले इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बेटा दिस इज द सेकंड लेक्चर। आप जेई वाला चैनल पे, इसी चैनल पे जिसमें ये वीडियो अपलोडेड है, इसी में आप देखेंगे तो एक और लेक्चर इसका मैकेनिक्स 1 का जा चुका है, ठीक है। हम लोग 1.5 घंटे के लेक्चर रख रहे हैं सो दैट आप एक नए थॉट प्रोसेस के साथ रिजुनवेट हो जाए और फिर आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है। तो इस होमवर्क को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट स्लाइडिंग स्टार्ट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में यहां पर हमारे पास स्लाइडिंग या फिर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए तो कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू की बात है, ठीक है। अब बात यह है कि सर ज्यादा कितना लगाना है, कुछ बच्चों को रहता है मिनिमम पूछा तो मैक्सिमम पूछ ले। अरे भाई तू बहुत तेजी से खींचेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लिप तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन अब बात हमारे पास आ रही है मिनिमम की बात कैसे करें। इस सवाल में जनरली हम लोग जब भी 2 ब्लॉक सिस्टम देते हैं तो म्यू एस म्यू के ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, लेकिन इस सवाल में म्यू एस म्यू के भी अलग अलग है, तो डेटा को सही से पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, हमें देखो जब भी हमारे पास स्लिपिंग होएगी तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, ये होती है। और आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए मैं इन सरफेसेस के नाम दे देता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है ए, ठीक है, ये है हमारे पास सरफेस बी, ये है हमारे पास सरफेस सी और ये है हमारे पास सरफेस डी, ठीक है। तो इन सरफेसेस को मैंने नाम दे दिया है। तो नॉर्मल रिएक्शन ए पर कितना होगा, ए पॉइंट पर अगर आप देखो, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं लेकिन आप इसको पकड़ सकते हैं कि यहां पर सर 10G होगा, यहां पर Na होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारे पास 100, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बी की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, सर इन दोनों का मास हो गया है 30 kg, तो 300 हमारे पास यहां पर होगा। मैंने कहा बहुत सही। नॉर्मल रिएक्शन सी की अगर मैं बात करूंगा तो सी पॉइंट पर कितना होगा, 20, 30, 40, 400 न्यूटन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन डी की अगर आप बात करेंगे बेटा तो डी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन होगा 20, 30, 40, 50, 500 न्यूटन, ये हमारे पास होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग एक टेबल टाइप का बना लेते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसी में हमारे पास एफ एस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज एटलीस्ट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहां पर अगर आप एफ एस मैक्स की बात करें तो हमारे पास फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन सरफेस पे और एफ के की वैल्यू इन सरफेसेस पर क्या क्या होगी, पहले एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हमारे पास आएगा 0.8 टाइम्स ऑफ 100, तो 80 न्यूटन आ गया, ठीक है। फिर 0.3 टाइम्स ऑफ दिस 90 आ गया हमारे पास, 0.2 टाइम्स ऑफ दिस 80 आ गया बेटा हमारे पास, 0.2 टाइम्स ऑफ दिस तो हमारे पास 100 न्यूटन यहां पर आ गया। तो ये फ्रिक्शन की स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यूज हो गई इन सरफेसेस पर।
अगर मान लो कि यहां पर स्लिपिंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या क्या होंगे, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो 0.4 टाइम्स ऑफ दिस 40 आ गया बेटा हमारे पास, 0.2 टाइम ऑफ दिस 60 आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, हमारे लिए 0.1 टाइम ऑफ दिस 40 आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, 0.1 ऑफ दिस तो 10 न्यूटन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू लिख ली। अब सवाल हमें क्या कह रहा है, मिनिमम एफ की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए कि बी और सी के बीच में स्लिपिंग हो जाए, इधर हमारे पास स्लिपिंग हो जाए। अब ध्यान से सोचिएगा, अब 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम जो भी आपको क्लास में पढ़ाया, अगर आपको यहां पर और अच्छे समझना तो एक बार रिवाइज करके इस सवाल को करिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्लिपिंग कहां होगी, पहले तो यह देखा जाए। ठीक है, यहां का अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 80 और सर इसकी भी वैल्यू 80 है, तो सर सबसे पहले फ्रिक्शन हमारे पास, सबसे पहले स्लिपिंग होगी ए और बी के बीच में हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इधर भी 80 है इधर भी 80, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगी और इन दोनों के बीच में एक साथ हमारे पास होगी। अरे पागल इंसान, ए वाले पर फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास जब ये चलना स्टार्ट करेगा, जब ये चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तभी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आना स्टार्ट होगा। बात समझ आई? तो सबसे पहले अगर तू नोटिस करे, जैसे मान ले कि मैं एक प्लैंक पर खड़ा हूं, तो उस प्लैंक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लो कि आप इस टाइप से एक प्लैंक है और इस पर आप खड़े हो, यहां पर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ध्यान सुनना, सपोज, ठीक है, अब मैं यहां पर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी 2 न्यूटन लग करके इसको रोक लेगा, क्योंकि इस बंदे को लगेगा यार ये तो रुका हुआ है, तो क्या फ्रिक्शन यहां पर आएगा? नहीं। ठीक है, मैंने यहां पर लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि ये 100 तक जा सकता था, तो यहां पर भी ये 20 न्यूटन का लग करके इसको रेस्ट पर रखेगा, और रेस्ट पर रहेगा तब भी इसका फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो क्या अब आपको पहली बात तो ये समझनी है कि सबसे पहले फ्रिक्शन कहां पर हमारे पास, मतलब कहां पर ये टूटने वाला है या फिर किधर ये मोशन होएगा स्लिपिंग का, अगर आप देखें तो आपको यहां से समझना है। ठीक है, आपको यहां से समझना है ए बी सी एंड डी। सबसे पहले इनमें अगर आप देखें तो ये तो तब होगा जब सिस्टम चलेगा। सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्शन की कमी है यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्लिपिंग विल अकर, फर्स्ट स्लिपिंग विल अकर हमारे पास बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन सी एंड डी। पहले सी और डी के बीच में सबसे पहले स्लिपिंग होगी, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन सब में सबसे कम इसी की ही है। सर इसकी बराबर है, वो तब होगा जब ये चलना स्टार्ट होगा, तब इसमें फ्रिक्शन आएगा। जब तुम फोर्स लगाओगे सबसे पहले फ्रिक्शन यहीं पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा 80, और 80 अटेन करने पर हमारे पास सबसे पहले वो यहीं से टूटेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर बात करूं कि एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 80 न्यूटन अगर हमारे पास है, तो आप यहां पे कह सकते हैं सी स्लिप्स ओवर डी, और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक साथ चलना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक साथ चलना स्टार्ट करेगा अगर 80 न्यूटन से ज्यादा हुआ, राइट। 90 तक नहीं जा रहा हूं, 80 से हल्का सा ज्यादा, मान लो 80.5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पर ये एक साथ चलना स्टार्ट होगा। और अगर आप देखें तो इस पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूं तो 20 30 40, ये एक 40 केजी का आपका ब्लॉक हो गया जिस पर आपने फोर्स लगा रखा है F, और यहां पर अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा बिटवीन C एंड D। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास कितना है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन C एंड D दैट इज 40, तो यहां पर 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ये A एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट होगा। यस, जैसे ये A एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट होगा तो क्या मैं इक्वेशन यहां पे बना सकता हूं F -40 दैट इज इक्वल टू हमारे पास 40 इंटू A, ये आ गया। एक बार ये चलना स्टार्ट हुआ, एक बार ये पूरा का पूरा सिस्टम चलना हमारे पास स्टार्ट हुआ, तभी जाकर के इनके बीच में जो ये फ्रिक्शन हमारे पास आएगा, ठीक है, इस सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ए चलना स्टार्ट हो गया है तो हमारे पास वहां पर फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर?
तो अब बात आई कि सर हमें तो सवाल में करवाना था कि हमें ऐसा एफ बताइए, ठीक है, हमें ऐसा एफ बताइए कि बी और सी के बीच में स्लिपिंग हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं ए और बी का कॉम्बिनेशन ले लूं, ए एंड बी कॉम्बिनेशन, तो इनका मास कितना हो गया बेटा, 30 kg। हाँ, और आपने यहां पर एक फोर्स लगा रखा है, यस, तो इधर आपका एक फ्रिक्शन का फोर्स होगा, हाँ, और ये भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, मान लेते अब ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 30 इंटू ए। हाँ या ना। अब जरा समझना, व्हेन देयर इज स्लिपिंग बिटवीन हमारे पास B एंड C, जब B और C के बीच में स्लिपिंग होगा तो ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका होगा, तभी तो स्लिपिंग होगी। हाँ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 90 की, क्वेश्चन में 90, B और C के बीच में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 90 की। तो मैं अगर इधर देखूं तो F माइनस 90 व्हेन स्लिपिंग अकर्स, जब भी इनके बीच में स्लिपिंग हुई होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई है 90 इज इक्वल टू 30 इंटू ए की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज F माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, F माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे वही फोर्स चाहिए था, क्योंकि जैसे ही अपने मैक्सिमम पर आएगा देयर विल बी स्लिपिंग, तो मुझे यही वो F चाहिए था। तो चलिए इस F को यहां से निकाल लेते हैं, तो 0 और 0 हमारे पास कट हो गया, तो 4F माइनस 360 इज इक्वल टू 3F माइनस 120, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहां से जो आपका F की बात आएगी दैट F विल बी इक्वल टू 360 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 240 न्यूटन। ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अब आप देखें सर ये नीचे वाले ब्लॉक का क्या करना है, नीचे वाले ब्लॉक का जो काइनेटिक फ्रिक्शन, ये देखो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 100, इसमें स्टैटिक कितना जा सकता है 80, तो इसको ये 80 से ही मैक्सिमम खींच सकता है, तो उस समय ये 80 लगा करके यहां पर रुका रहेगा, क्योंकि ये कितना जा सकता है 100 तक, और ये कितना है 80। अगर तूने 80 से हल्का सा भी ज्यादा करने की कोशिश करी तो ये अचानक से कितना हो जाएगा 40, तो जैसे ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, मतलब जो डी वाला ब्लॉक है इस पूरे प्रोसेस में जितना हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है, इस पूरे प्रोसेस में डी वाला ब्लॉक हमारे, अबे यार ये हर बार मेरे साथ क्यों होता है यार, 2 कौड़ी का है, रुको इसको कॉपी करता हूं, इसको डिलीट कर सकते हैं, हाँ ये हुआ ना हमसे तेज बनेगा। हाँ, तो यहां पर लो अब, तो ये वाला जो डी वाला है हमारे पास, ठीक है, डी वाला कभी भी हमारे पास मोशन में अगर आप देखें आएगा ही नहीं, ठीक है, तो डी वाला हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन मान लीजिएगा, ठीक है, ये वाला हमारे पास सोल्यूशन है। अब ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है लेकिन ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है, यहां पर आपका एक ब्लॉक है, और यहां पर आपका एक ब्लॉक है ऐसे, और यहां पर आपका एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है। ये वाला हटा देता हूं, यही हटाना था जिसके चक्कर में पूरा फैल गया हमारा, ठीक है। यहां पर आपका है एक ब्लॉक ऐसे, तो आई थिंक ये 10 था, ये 20 था, ये 10 था, ये 10 था, ठीक है, और जमीन हमारे पास ऐसी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, आंसर इज 240 न्यूटन। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है एक अच्छा सवाल है, ध्यान समझना, ये एक थोड़ा सा नए ट्रेंड का आपके लिए सवाल रहेगा, ठीक है। अ टॉल सिलेंडर मतलब एक रॉड टाइप का आप मान सकते हैं, सिलेंड्रिकल ब्रिक चिमनी। आप लोगों ने ना चिमनी को गिरते हुए आप लोगों ने देखा होगा, आजकल क्या होता है डिमोलिशन होती है, कंट्रोल डिमोलिशन, नीचे बम लगाते हैं फिर वो कंट्रोल होता है, लेकिन कई आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि चिमनी ना आगे ऐसे जाकर के गिर जाती है ना।
तो वैसे ही समझिएगा कि हमारे पास एक चिमनी थी जो कहीं ना कहीं आगे बेंड करके गिर जाती है, ठीक है, ऑफ हाइट एल, इसकी जो चिमनी की जो हमारे पास एक्चुअल में हाइट थी दैट वाज एल, ठीक है, इज स्लाइटली परटर्ब्ड, मतलब डिस्टर्ब कर दिया है, इसका मतलब होता है बेटा हमारे पास डिस्टर्ब करना, ठीक है, फ्रॉम इट्स वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दैट इट टॉपल्स ओवर, ठीक है, सो दैट ये गिर जाए, रोटेटिंग रिजिडली अराउंड इट्स बेस, ये इस बेस के अबाउट कहीं ना कहीं ऐसे घूम करके गिर रही है, अंटिल इट ब्रेक्स एट पी, एक बीच का एक ऐसा पॉइंट है P जहां पर ये टूट जाती है। अज्यूम दैट द चिमनी ब्रेक्स बिकॉज द टॉर्क इज टू ग्रेट एंड द चिमनी बेंड्स एंड स्नैप, मोस्ट लाइकली द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस L, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कहां से ये ब्रेक करेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। अब ये आपका रोटेशन का एक बहुत अच्छा सवाल है, न्यू ट्रेंड का आपके लिए सवाल है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी जैसे चिमनी है, ठीक है, अब ये जब चिमनी यहां से गिरना स्टार्ट होती है तो हम लोगों को लगता है ऐसे सीधे गिर जाती है, लेकिन कई बार आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जब ये यहां से चिमनी गिर रही होती है तो ये आगे से बेंड और करके टूट जाती है, पहले जैसी गिरना स्टार्ट होती है तो ये और हमारे पास बेंड करके टूट जाती है, यहां से कहीं से ये टूट जाती है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि चिमनी यहां पर किस पॉइंट पर ये ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अब बात है कि अब ऐसे ट्रेंड के क्वेश्चन जब आते हैं आपके एडवांस में तो सबसे पहला आंसर डज नॉट मैटर हियर, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस जोन में है, आंसर डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, आप इसको सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन और फिर आप उसको न्यूमेरिकली कैसे उसको पूरा करेंगे। तो अब जरा यहां पर चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ना आप इसको खुद से फील करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहां पर है, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो जाए और आप आगे बेंड होने की कोशिश करें, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा तब जाकर के आप इसकी मैकेनिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो थियोरेटिकली तो मैं चीजें बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। आप सारे बच्चे यहां पर करना, एक बार खड़े हो जाओ और आप आगे बेंड होने की कोशिश करो, बेंड होने की कोशिश करो, बेंड होने की कोशिश करो, तो पॉइंट जो आपके पांव होगा, ठीक है, आप देखना आप जमीन को पांव से जमीन को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, करके देखिए तभी फील होगा ये सवाल, नहीं तो अदरवाइज ऐसे लगेगा हाँ बस करा दिया, अच्छा सवाल नहीं। आप जमीन को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा होगा जमीन की तरफ से, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा होगा आपको रोकने के लिए, पहली बात है ना, कि आप कहीं गिर ना जाओ। और एक पॉइंट के बाद जब आप बेंड होते 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 आगे जाओगे तब आप देखोगे कि आप कमर के अबाउट ज्यादा बेंड करने की कोशिश कर रहे हो, करके देखिए आप सीधा का सीधा नहीं जा पाएंगे। आप जब उसको जमीन पर प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी जो टांग है यहां पॉइंट के बाद कमर का लोअर बैक से आप और आप बेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहां पर आपका कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसीलिए जब बोला जाता है कि आप कभी भी कोई सामान उठाते हैं, आप आगे बेंड करते हो, आपकी कमर पर जोर पड़ता है। अब देखो रियल लाइफ से आपको थोड़ा सा इसको यहां पर सीखना पड़ेगा, है ना। आपका एक पॉइंट है जहां पर आप जाकर के आपको कहीं ना कहीं एक टॉर्क और एक्सपीरियंस पांव पर हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको बेंड होने की वजह से अपर जो हमारे पास बॉडी है उसका एक टॉर्क और जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। इस सवाल में वही चीज कहीं ना कहीं हमें रियल लाइफ से सोचनी है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक इस प्रकार से एक रॉड थी जो जमीन में गड़ी हुई है, ठीक है, या चिमनी थी जिसकी हाइट हमारे पास क्या है बेटा, इसकी हाइट हमें दे रखी है L, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमारे पास इस पॉइंट, ये पॉइंट हमें कौन सा दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो ये B पॉइंट के अबाउट क्या हुआ, ये घूमना हमारे पास स्टार्ट हुई, इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये आगे गई और फिर टॉर्क लगने लगा, क्योंकि अभी इसका वेट किधर होगा, इधर होगा, तो टॉर्क ड्यू टू वेट इज 0। लेकिन जैसे ही हल्का सा आगे बेंड होगी तो वजन का टॉर्क आएगा और इसको घुमाते हुए ही चला जाएगा। तो अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि यही वाली जो आपकी रॉड है, ठीक है, यही वाली जो आपकी रॉड है कुछ एंगल इस तरीके से बेंड कर गई, दिस एंगल इज थीटा, ये हमारे पास यहां पे बेंड कर गई। तो जैसी बेंड करेगी तो यहां पर जो भी इसका वजन है वो mg इधर लग रहा होगा, हाँ सर mg इधर लग रहा होगा। वजन का टॉर्क की वजह से अगर आप नोटिस करें तो टॉर्क का हमारे पास कैसे आएगा बेटा, सर टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स सर हमारे पास यहां है और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं इसको एक घुमाने की कोशिश करेगा, सर एक अल्फा जनरेट हो जाएगा। टॉर्क आ गया है तो ये हमारे पास इस टाइप से अल्फा से घूमना स्टार्ट करेगा। तो जो हमारे पास आप समझिए टॉर्क बाय ग्राउंड
अगर आप यहां पर देखें एट बी हमारे पास क्या होगा, वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा होगा। जब आप आगे बेंड करते हैं तो आपके पंजे जमीन पर लगाते हैं तो जमीन आपको एक रिस्टोरिंग टॉर्क देने की कोशिश करती है, राइट। तो अगर आप देखें तो ये वाला लेंथ कितना होगा, L/2। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं -mg, ग्राउंड वाली बात कर रहा हूं, वजन का टॉर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन बी पॉइंट पर जो टॉर्क लग रहा होगा रिस्टोरिंग में, दैट इज -mg L/2, ठीक है। और cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास रॉड घूम रही है कोने के अबाउट 1/3 ml² अल्फा। एक ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, समझ आया। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा बेटा, L/2 cos थीटा L/2 sin थीटा, राइट। तो ये हमारे पास ग्राउंड ने यहां पर कहीं ना कहीं लगाया है। अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, जब ये ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, जब ये हमारे पास ऐसा हो रहा होगा, ये वर्टिकल पोजीशन थी, हाँ, एक पॉइंट ऐसा इसका P पॉइंट ऐसा हमारे पास कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। जैसे उस क्वेश्चन में बोला है कि ये L लेंथ क्या होगा, L लेंथ है या X लेंथ है, जो भी है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, तो मैं यहां पर X ले लेता हूं, कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। X से हमें आदत हो रखी है ना वेरिएबल लेने की। तो ये कहां पर ब्रेक होगा, ऐसे मैंने मान लिया कि ये B पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट पर एक्चुअली में होगा क्या, जो इससे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज L-X। इसका हमारे पास खुद का एक वजन है, हाँ, एक पॉइंट P पर ये टॉर्क जनरेट करने की कोशिश करेगा। इस वाले का जो मास अगर आप देखें तो इसका भी वजन है इस पॉइंट के बाउंड, ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ब्रेक करेगा, नहीं, एक ऐसा पॉइंट हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोला है टॉर्क अबाउट P इज मैक्सिमम एंड चिमनी ब्रेक्स फ्रॉम दैट पॉइंट, चिमनी ब्रेक्स एट दैट पॉइंट। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्या बोला है, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन रीड करिए। इन्होंने कहा है अज्यूम दैट, ये आपको मानना है दैट चिमनी ब्रेक्स बिकॉज द टॉर्क इज टू ग्रेट एंड द चिमनी बेंड्स एंड स्नैप्स, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर से चिमनी यहां पर टूट जाती है, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर टॉर्क आपका मैक्सिमम हो जा रहा है, क्लियर। तो अगर आप देखें तो इस वाले का हमारे पास टॉर्क, अगर आप देखें मास कितना, इसका मास होगा मास बाय लेंथ, और इसी का अगर मैं बात करूं L-X × G, हाँ, और ये वाला लेंथ कितना होगा बेटा, सर ये वाला लेंथ हमारे पास होगा L-X का आधा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर होगा, और ये एंगल हमारे पास अगेन थीटा ही है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टॉर्क हमारे पास किसी भी एक्स पर है, ये किसी भी एक्स पर है, ये इस वाले टॉर्क को जो इसका वजन एडिशनल टॉर्क दे रहा है, टॉर्क ड्यू टू दिस वेट, टॉर्क ड्यू टू दिस वेट कितना होगा, पहले वो निकाल लीजिए, अबाउट P, P के अबाउट इसका टॉर्क कितना आ रहा होगा बेटा, तो सर फोर्स है हमारे पास M/L इंटू L-X इंटू G, हाँ, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर ये आएगा तो L-X cos थीटा L-X sin थीटा, L-X/2 हमारे पास sin थीटा, हाँ या ना। ये एडिशनल टॉर्क आ रहा है। अब आपको फील करना पड़ेगा बेटा, आप सीधे खड़े हैं, वजन आपका बिल्कुल नीचे है, कोई टॉर्क नहीं है। जब आप हल्का सा बेंड हुए तो आपके जो पांव है आगे वाले पंजे वो उसको प्रेस करेंगे, तो जमीन एक रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है, यस, ऐसे घूमने के लिए, राइट। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब आप जब आगे एक पॉइंट के बाद जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी कमर पर जोर आना स्टार्ट होगा, आप सीधे मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट का टॉर्क ज्यादा है ना। हर पार्टिकल का अगर आप टॉर्क देखें तो ये जो जितने एक्सिस से आप दूर हैं इनका टॉर्क ज्यादा है, तो एक पॉइंट और बीच में ऐसा आता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट का इस पॉइंट पे, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट यहां हो कहीं पर भी हो, तो मैंने कहा एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर इस वाले वजन की वजह से जो एडिशनल हमारे पास टॉर्क आएगा वो ये। अब रॉड क्या करेगी, ये जो एडिशनल टॉर्क है ना इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगी, सो दैट
so that body rotates at alpha. बॉडी तो रोटेट कर रहे एट अल्फा, पूरी बॉडी एक साथ गिरनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, पूरी बॉडी एक साथ नहीं गिर रही। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि इनका टॉर्क, ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनका टॉर्क ज्यादा होता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये और ज्यादा टॉर्क दे, जमीन इसको रोकने की कोशिश कर रही है, यहां पर और ज्यादा ये टॉर्क बनता है और फिर ये यहीं से टूट जाती है। समझ आई? तो बॉडी तो कोशिश कर रही है कि भाई ये पूरा का पूरा अल्फा से ही गिरे, लेकिन उस अल्फा से गिराने के चक्कर में यहां पर एक एडिशनल कहीं ना कहीं टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको रिस्टोर कराने की कोशिश करेगा। तो जो भी इसने एडिशनल टॉर्क लगाया है इस पॉइंट पर, उसको ये घटाने की, कम करने की कोशिश करेगा। तो ये आएगा बेटा, यही टॉर्क मैंने यहां पर m/l, इसका स्क्वायर कर लेता हूं, ये g डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख लेते हैं 2l। ठीक है, mg डिवाइड बाय 2l, l माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा, इक्वल टू, ये इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/3 मास है बेटा m/l इंटू l माइनस एक्स का, यह आ गया 1/3 m l का स्क्वायर, तो l माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा। ये इक्वेशन आप एक बार पॉज करके सोचिए। समझ आई बात? यहां पर इसको कहीं ना कहीं एक रीस्टोरिंग टॉर्क या रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये एडिशनल टॉर्क, इस वाले वजन का एक एडिशनल टॉर्क आ रहा था, इस पॉइंट पर इसको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी सो दैट ये अल्फा से ही पूरा का पूरा गिरे। मेरे वर्ड को दोबारा सुनिए, ये वाला पॉइंट एक एडिशनल टॉर्क देने की कोशिश कर रहा है एक पॉइंट के अबाउट। हाँ सर, इस पॉइंट के अबाउट इसको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी सो दैट ये अल्फा से ही गिरे। राइट, तो जो भी यहां पे टॉर्क था उसमें से इसको माइनस कर, क्योंकि ये रोकने की कोशिश कर रहा है, इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, अब बात आई, हमारे को एक ऐसा एक्स चाहिए था जिसमें ये टॉर्क मैक्सिमम हो, तो मैंने क्या करना है, फंक्शन बना लेना है और मैक्सिमा और मिनिमा सोचना है। ठीक है, तो यहां पर जो टॉर्क की फंक्शन आ रही है इसको उस साइड ले जाए बेटा। ठीक है, और फिर यहां से भी यूज कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा बेटा, mg डिवाइडेड बाय 2l, ये आ गया, इंटू l माइनस एक्स का स्क्वायर साइन थीटा। हाँ सर, और यहां पर आ जाएगा बेटा m/3l इंटू l माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू अल्फा, ये आ गया। लेट्स डू वन थिंग कि मैं यहां से साइन थीटा निकाल लूं। ठीक है, mg साइन थीटा यहां से रख सकते हैं। हाँ, तो एक काम करो, mg साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है सर? ये mg साइन थीटा की वैल्यू यहां से आएगी 2 ऊपर चला गया बाय 3l और एक l कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2/3 ml अल्फा, ये आ रही है सर, है ना। mg साइन थीटा, l और l कट गया, 2 यहां चला गया, माइनस यहां हो गया, तो 2/3 ml अल्फा आया। तो मैंने टॉर्क को इसी के फंक्शन में रख लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, mg डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है, इंटू l माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन, अच्छा mg साइन थीटा को पूरा ये रख लेते हैं, -2/3, ठीक है, ml अल्फा, ये आ गया mg साइन थीटा को, यहां पर बचेगा बेटा l माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है, प्लस हमारे पास m/3l इंटू l माइनस एक्स का स्क्वायर या क्यूब इंटू अल्फा। ठीक है, तो काटा पीटी थोड़ी सी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक l और l चला जाएगा, एक 2 और 2 चला जाएगा। तो टॉर्क क्या बना हमारे पास, टॉर्क एट एनी x, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्या बन रहा है बेटा, हमारे पास m अल्फा l माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ सर, डिवाइडेड बाय m अल्फा l माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन गलती ना हो। ठीक है, m/3l प्लस m/3l इंटू l माइनस एक्स का क्यूब इंटू अल्फा, ये बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। मेरे लिए अभी के लिए अल्फा मैटर नहीं कर रहा है, अभी के लिए हमारे पास अल्फा मैटर नहीं कर रहा है, मैं एक ऐसे मोमेंट की बात कर रहा हूं जहां पर ये टॉर्क मैक्सिमम हो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है ठीक है, तो मैं डी टाउ बाई डी एक्स निकाल सकता हूं,
यस। और अगर आप देखें तो m अल्फा, उस इंस्टेंट पर अल्फा को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं m अल्फा बाय 3, और ये आ जाएगा बेटा आपका ट्वाइस ऑफ l माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, यहां पर एक माइनस पहले भी था क्या? हाँ, एक माइनस यहां पर पहले भी था, यहां पर माइनस तो माइनस, ठीक है, प्लस यहां पर m बाय 3l और 3 इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा, एक ही आ गया, इक्वल टू 0 डाल देंगे आप। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m अल्फा l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 चला जाएगा, m बाय l इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा। समझ रहे हो, ये पॉजिटिव हो गया, इस वाले को इस साइड लेके चला गया, ये आ गया। तो अब काटा पीटी कर ली जाए बेटा, m हमारे पास यहां पर 3 हट चुका है, ठीक है, अल्फा अल्फा, तो ये हमारे पास आया। और अगर आप देखें तो एक l माइनस एक्स कट जाएगा, तो x इक्वल टू एल भी हमारे पास एक सोल्यूशन बन सकता है। और दूसरा हमारे पास यहां पर बन सकता है, अगर आप देखें तो 2/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कट गया, इक्वल टू l माइनस एक्स। ठीक है, तो 2, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे पास, एक l माइनस एक्स यहां पे कुछ रह रहा है हमारे पास, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 3l माइनस 3x आ रहा है, यहां पे कुछ x टाइप का कुछ रहना चाहिए। एक मिनट रुको, हमारे लिए टॉर्क जो इसका आएगा दैट इज l माइनस एक्स बाई 2l mg इंटू l माइनस एक्स, हमारे पास m बाय l, कहीं पे थोड़ी सी इसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो टॉर्क माइनस इसका आ जाएगा m बाय l इंटू l माइनस एक्स। ठीक है, हाँ, यहाँ पे m बाय l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी इंटू l माइनस एक्स बाय 2 इंटू साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, m g l माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2l इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर रॉड उसके बाद घूम रही है 1/3 m बाय l इंटू l माइनस एक्स, लेंथ है l माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा। अगर मैं वहां से mg साइन थीटा निकालूं तो ये हमारे पास l और l चला गया था, तो ये आएगा -2l अल्फा बाय 3। तो मैं यहां पर -2l अल्फा बाय 3, 2 यहां पर आ गया ना, mg साइन थीटा को हटाया, -2l अल्फा बाय 3, और यहां पे m क्यों बचा हुआ है, क्योंकि mg साइन थीटा, एक मिनट रुकना, mg साइन थीटा को हटा करके, अच्छा यहां पर भी m था, तो -2/3 ml ये आ गया, ठीक है, ml अल्फा बाय 3, फिर ये 2l है, l माइनस एक्स का स्क्वायर है, साइन थीटा हम लोगों ने हटा दिया, m/3l इंटू l माइनस एक्स का क्यूब इंटू अल्फा, ये आ गया। तो टॉर्क एट x हमारे पास, और ये 2 और 2 चला गया, l और l चला गया, m अल्फा l माइनस एक्स का स्क्वायर, m अल्फा l माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 3 हमारे पास बचा माइनस के साथ, बिल्कुल, और हमारे पास यहां पे बचा m/3l इंटू l माइनस m/3l इंटू l माइनस एक्स का क्यूब बाय अल्फा। ठीक है, यहां पर एक l बचा हुआ है, इसीलिए वही मैं कह रहा हूं कि डायमेंशनली यहां पे l एक और होगा। ठीक है, तो यहां पर एक l और आ रहा है, जरा देखो, फिर जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास m अल्फा बाय 3 आया, माइनस यहां पर है 2 इंटू l माइनस एक्स और चेन रूल से -1, और यहां पर m/3l है 3 इंटू l माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव है, इसको इस साइड ले गए, हमारे पास ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर एक l बच रहा है, ये वाला जो हम लोग मिस कर गए थे, तो यहां पर आएगा आपका 2l इज इक्वल टू 3l माइनस 3x, तो ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू l, x की वैल्यू आ गई l/3। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से आप सीधे समझ सकते हैं, एक आया x की वैल्यू l इस पॉइंट पर, और एक आया x की वैल्यू l/3, तो ये जहां से ब्रेक कर रहा है वो पॉइंट कौन सा होगा, l/3 का हमारे पास होगा, तो ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो ये जो सवाल है प्लीज इसको स्टार मार्क करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये इसको सोचना, अपनी रियल लाइफ से सोचना और फिर कैलकुलेशन के हिसाब से करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये प्लीज इसको एक बार आप लोग अपने इसके लेक्चर के बाद इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारे पास,
The reaction chamber of hydrogen rocket engine is made as it supply water at high speed from its cross section after burning of hydrogen with, अब ये भी आपके रियल लाइफ एग्जांपल के जैसे है, हाइड्रोजन फ्यूल आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके वाटर बनाया जाता है ना। तो हमारे पास तो रिएक्शन चैम्बर ऑफ हाइड्रोजन रॉकेट इंजन इज मेड, एक रॉकेट है हम लोगों ने, उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी पानी बन रहा है देखना, इंजन इज मेड एज इट सप्लाई वाटर एट हाई स्पीड फ्रॉम इट्स क्रॉस सेक्शन, जो भी पानी बन रहा है उसको जैसे पाइप में से पानी निकलता है वैसे उसको फेंक रहा है, आफ्टर बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सपोज द रिएक्शन चैम्बर ऑफ द रॉकेट इज सप्लाइड विद अ मास फ्लो रेट, मतलब dm by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज dm by dt, ये हमें दे रखा है, मतलब इतना मास पर सेकंड उसमें जाकर के हाइड्रोजन हमारे पास मिक्स हो रहा है, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन टू अलाउ कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैम्बर इज ए, जिसमें से पानी निकल रहा है बनने के बाद वो ए है, प्रेशर ऑफ द चैम्बर इज पी एंड द टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर इज टी, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर इज एम, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट में आपका भी ये सवाल है, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे नॉर्मली हमारे पास कोई भी रॉकेट होता है उसमें कंबशन इंजन भी यूज होते हैं, है ना, तो उसमें अलग अलग लिक्विड फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, और उसको हम लोग बर्न करते हैं, और जब वो बर्न होता है तो गैसेस बनती हैं, और गैसेस को हम लोग इजेक्ट करके एक थ्रस्ट लेते हैं, यही प्रोसेस आपको पता है, कन्वेंशनली यही प्रोसेस आपको पता है। इस सवाल में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि भाई इस बार हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बना रहे हैं, और वाटर जो भी बन रहा है जिस रेट से हमारे पास हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट मिल रहा है, तो पानी बन रहा है, और वो पानी को इजेक्ट कर रहा है, गैसेस की जगह पानी इजेक्ट होकर के उसको एक अपथ्रस्ट मिल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, स्पीड ऑफ द वाटर इजेक्टेड फ्रॉम द चैम्बर इज दिस, static force provided by the chamber on cross section due to the ejection is this, speed of the water ejected and static force, मतलब हमें static force को निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा, अब थ्रस्ट कितना मिल रहा है, एंड स्पीड ऑफ द वाटर इजेक्टेड, जो भी हमारे पास पानी वहां से इजेक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है, हमारे पास यहां पर एक रॉकेट है, इस रॉकेट में हमारे पास हाइड्रोजन का एक चैम्बर है H2 का, और सफिशिएंट ऑक्सीजन का भी एक चैम्बर है, इसमें ये दोनों हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं, और क्या बन रहा है, H2O, वाटर बन रहा है, और ये जो भी वाटर बन रहा है इसी वाटर को ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है बाहर की डायरेक्शन में, और जैसे ये इजेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसको क्या मिलेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से ये रॉकेट हमारे पास ऊपर जा सकता है। अब ये रियल लाइफ बेस्ड, मैंने कहा था पिछली क्लास में कि रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल लेंगे। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं वो मेंटोस और कोका कोला की वीडियोस तो जरूर देखी है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोका कोला की बोतल ली, उसके अंदर क्या करा, मेंटोस जो आती है ना वो डाल दी और ढक्कन बंद कर दिया, फिर वो क्या करते हैं, उसको उल्टा पलट देते हैं, और जैसे पलटते हैं वो ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मेंटोस और जो कोक है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, एफरवेसेंस, बहुत सारा झाग और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बनाते हैं, और जैसे आप उसको पलटते हो तो एक्चुअली में जो भी उसका रिएक्शन होने की वजह से जो भी झाग बना वो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया से क्या होता है, इजेक्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे ही वो इजेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसको एक अपथ्रस्ट, या फिर आप ये कह सकते हो एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, जिससे वो ऊपर चला जाता है। यस, सेम चीज अब हमारे पास एडवांस के इस सवाल में। तो यहां पर ये वाटर का इजेक्शन है, तो हमें स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड से ये यहां पर इजेक्ट कर रहा होगा, और ये इसको अपथ्रस्ट हमारे पास, या मतलब ये अपसाइड का फोर्स हमें कितना मिल रहा है, कैसे करें। हमें क्या क्या और गिवन है, जरा इसको देख लेते हैं। यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ए दे रखा है, इस गैस चैम्बर का जो प्रेशर है दैट इज पी, ठीक है, टेम्परेचर आई थिंक टी दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्रेशर पी, टेम्परेचर टी, एंड मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास एम, वाटर का एम। ऑल्दो हमें पता भी है, लेकिन चलो एम के टर्म्स में हमें रखना है। अब पहली बात और क्या गिवन है कि हमारे पास जो यहां से हाइड्रोजन की जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो सप्लाई रेट है वो भी दे रखा है
कि भाई कितना मास dm/dt, कितना मास ऑफ हाइड्रोजन पर सेकेंड हमारे पास आ रहा है, दैट इज m। अब कैसे करोगे? सबसे पहले तो मेरे को यही सोचना पड़ेगा यार, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर मैं m रेट से m kg हाइड्रोजन पर सेकेंड दे रहा हूं मतलब कंबशन करने के लिए या फिर पानी बनाने के लिए, तो कितना पानी, पहला स्टेप मेरे दिमाग में आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वही जितना भी पानी बनेगा वही इजेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अब आप ये सोचिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जिस रेट से पानी बनेगा उसी रेट से बाहर जाएगा, तो हम लोग रेट ऑफ फ्लो के बारे में बात कर पाएंगे। अब ये कैसे करें सर? ये तो हमारे पास H2 + O2 कहीं ना कहीं हमें H2O दे रहा है। अगर आप इसको बैलेंस आउट करेंगे तो आप यहां पे इसको 2 लगाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करने के लिए, और यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए ये लगाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब, अब अगर आप नोटिस करें, ये पर सेकेंड, ध्यान सुनना, पर सेकेंड की अगर मैं बात करूं, इसको मैं m मास दे रहा हूं, तो ये पर सेकेंड कितना बन रहा है मुझे ये निकालना है। समझ आई बात? कि एक सेकंड में अगर m मास ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो एक सेकंड में कितना पानी बनेगा, पहले मैं ये सोचूंगा, फिर मैं इजेक्शन और फोर्स एनालिसिस की बात करूंगा। तो अब क्या आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई देखो, इसके 2 मोल बना रहे हैं, मतलब 1 मोल ऑफ H2 हमारे पास फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ H2। ये बात तो क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं मोल, तो ये हमारे पास होगा मोल ऑफ हाइड्रोजन या H2 अगर मैं बात करूं, तो सर मास पर मॉलिक्यूलर मास, यही आया। और अगर मैं यहां पर बात करूं, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ H2, हाँ, तो दैट इज इक्वल टू m/2। मान लेता हूं मास ऑफ वाटर कुछ m वाटर ऐसे ले लेता हूं, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, 9m इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डेवलप्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में डेवलप्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना पानी बन रहा है मैंने ये निकाल लिया। मतलब अगर आप m मास का हाइड्रोजन का सप्लाई करोगे तो ये कितना बन रहा होगा पर सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 9m। कितना बन रहा होगा, 9m। ये हमारे पास आ गया 9m kg पर सेकेंड बेसिकली वाटर बन रहा। अब यही तो इजेक्ट हो रहा है ना। ये क्या है, अगर मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं जरा समझना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O अगर आप देखें तो वो आ रहा है सर 9m। एंड रेट, ये जितना भी पानी बन रहा है इस रॉकेट में से, अगर आप देखें इस रॉकेट में से जो भी इजेक्शन हो रहा है, ये मान लो v स्पीड से हमारे पास इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपको ये बात पता है कि हमारे पास dv/dt क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो, सर दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a इंटू v। अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं रो इंटू dv/dt, तो दैट इज इक्वल टू रो AV, और डेंसिटी कांस्टेंट है पानी की, हम लोग ये मान के चलेंगे, अंदर ले जाओगे तो dm/dt का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, दैट इज रो AV। तो जो ये इजेक्शन हमारे पास हो रहा है, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 9m। तो ये v हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, v इज इक्वल टू 9m डिवाइडेड बाय हमारे पास रो इंटू a, दैट इज रो इंटू ए। अब हमारे पास दिस इज योर इजेक्शन स्पीड, हमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास, प्रेशर और टेम्परेचर में लिखना है, तो आपको ये बात पता है Pm इज इक्वल टू रो RT होता है। तो डेंसिटी को हटाने के लिए कह रहे हैं, तो रो इज इक्वल टू Pm/RT लिख सकता हूं, है ना। तो उठा करके आप यहां रख दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा सर, 9m डिवाइडेड बाय रो की जगह पे मैं लिख सकते हूं सर Pm डिवाइडेड बाय RT, और ये हो गया A। तो ये हमारे पास
बनना चाहिए। अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में जाऊं तो 9mRT by PMA, 9mRT by PMA, 2mRT by PMA, तो ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये तो एक पार्ट हो गया हमारे पास, क्योंकि इन्होंने ये भी पूछा है स्टैटिक फोर्स हमारे पास कितना प्रोवाइड होगा, तो ये फोर्स हमारे पास कितना प्रोवाइड होगा। तो फ्लूइड्स में आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी चैम्बर है जिसके अंदर फ्लूइड हमारे पास है, और अगर आप यहां से क्रॉस सेक्शन बनाते हो तो पानी बाहर निकलेगा V, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगता था, फोर्स रिएक्शन वाला होता था रो ए V का स्क्वायर। याद है? इतना तो पता होना चाहिए यार। तो जो भी ये V स्पीड से हमारे पास निकल रहा है, तो यहां पर हमारे पास एक फोर्स मिलेगा। यस, तो अगर मैं रिएक्शन फोर्स की बात करूं तो दैट रिएक्शन फोर्स ऑन हमारे पास रॉकेट अगर आप देखें तो वो हमारे पास कितना होगा सर, रो ए V का स्क्वायर। तो रो को तो आप वही लिख लीजिए PM डिवाइडेड बाय RT इंटू A इंटू V का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए बेटा। इसका स्क्वायर करोगे तो 81, M का स्क्वायर, R का स्क्वायर, T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास P का स्क्वायर, M का स्क्वायर और A का स्क्वायर। या हाँ सर, तो P से P उड़ा दिया, M से M उड़ा दिया, R से R उड़ा दिया, T से T उड़ा दिया और A से A उड़ा दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या है बेटा, जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स आ रहा है जो सिर्फ लिक्विड के फ्लो की वजह से गया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 81 M स्क्वायर, ठीक है, RT डिवाइडेड बाय हमारे पास PMA। ये ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ H2O। जितना भी पानी बना उसको सीधा का सीधा मैंने रॉकेट से बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास आएगा 81 M स्क्वायर RT बाय PMA, 81 M स्क्वायर RT बाय PMA। अब जरा यहां पर समझना, इसमें सर ऑप्शन में PA और PA और जोड़ रखा है ना, तो इस चैम्बर के अंदर एक प्रेशर भी तो है ना, इस चैम्बर के अंदर एक प्रेशर हमारे पास P भी तो है, तो क्या वो जो फोर्स लगाएगा P इंटू एक एडिशन, ये तो पानी जो बना वो निकला, और प्लस इस चैम्बर के अंदर का जो भी प्रेशर है वो भी इंटू ए अगर आप करोगे तो एक फोर्स और देगा। हाँ सर, तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज बी ऑप्शन। तो इसका कौन सा बनेगा, A एंड B। अब ये भी आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो कोका कोला और मेंटोस कि अगर आप बोतल में मेंटोस डालते हैं और उसको पलट देते हैं तो जो रिएक्शन आता है उसके हिसाब से आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको लग रहा होगा इन्वॉल्व है, लेकिन इतना तो हमारे लिए बेसिक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल दिखे। अगला है हमारे पास, अ टायर ऑफ साइकिल इज स्ट्रक इन अ मड। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें आपका सर्कुलर आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, मैक्सिमम, बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स, 3-4 चीजों का मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट है। ठीक है, ये है हमारे पास आई थिंक पैसेज बेस्ड है। ठीक है, दिस इज पैसेज बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, अ टायर ऑफ साइकिल इज स्ट्रक इन अ मड, कीचड़ में फंस गया है। अ पर्सन इज रोटेटिंग साइकिल इन द टायर। जैसे आप लोगों ने कई बार क्या होता है ना, साइकिल चलाई और पंचर हो गया, तो बचपन में कई बार आप लोगों ने साइकिल पलट दी होती है ना, तो वैसे ही उसका टायर को उल्टा पलट दिया। फिर आप लोगों ने कई बार क्या करा होगा, उसके पेडल को चलाया होगा तो पानी और छींटा सब पर पड़ा होगा, मजा अलग आता है लेकिन सवाल नहीं बनता। अ टायर ऑफ साइकिल इज स्टक इन अ मड। ठीक है, अ पर्सन इज रोटेटिंग द साइकिल टायर विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको यहां पर ओमेगा से घुमाने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, घुमाने की इसकी कोशिश कर रहे हैं। एज शोन इन द फिगर, स्प्लैशेस मड फ्रॉम द रिम ऑफ द टायर ऑफ रेडियस r एज स्पिनिंग स्पीड इज v स्क्वायर इज ग्रेटर देन अंडर रूट में gr। इसका मतलब याद करिए, जब आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, लोएस्ट पॉइंट पर हम लोग कितनी स्पीड दें कि एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। सर लोएस्ट पॉइंट पर होता है अंडर रूट में 5gr। उसके बाद आप एक बार दे करके छोड़ देते हो, ये नहीं कि इसको अंडर रूट 5gr है तो देते ही चले जाते हो, ना 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 ना। तो ऐसे तो भाई थोड़ी सी भी वेलोसिटी दे और तू देते ही जा रहा है, फोर्स देते ही जा रहा है, तो कंप्लीट तो कर ही जाएगा। अंडर रूट में 5gr का कंडीशन था कि अगर आप उसको स्पीड देते हैं और छोड़ देते हैं अंडर ग्रेविटी, तो वो टॉप पॉइंट पर आते आते रूट gr हो जाता था, टेंशन वहां पर 0 होता था, मींस सरफेस वो जस्ट छोड़ना चाहता है।
या अगर नॉर्मल रिएक्शन एक हेमिस्फेरिकल बॉल पे अगर आप देखते हो तो टॉप पॉइंट पे रूट जीआर की स्पीड पर नॉर्मल रिएक्शन 0 आता है, मींस सरफेस लीव कर गया, लेकिन उसके अगले मोमेंट पर ही वो कंप्लीट कर जाता था। यस, यही आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इस बार तो सर रूट जीआर दे रखा है, कंप्लीट ही नहीं होगा। अरे भाई ये कांस्टेंट आप इसको घुमाए जा रहे हैं, कितनी स्पीड से? रूट जीआर की स्पीड से ज्यादा। दैट मींस ये आपका सरफेस तो लीव करा ही देगा, दिमाग लगाइए पहले, ठीक है, यह आपका सरफेस लीव करा देगा। टॉप पॉइंट पर अगर अंडर रूट में जीआर होता था हमारे पास, ध्यान से सुन, टॉप पॉइंट पर अगर हमारे पास अंडर रूट में जीआर होता था तो उसमें टॉप पॉइंट पर टेंशन या नॉर्मल 0 होता है, लेकिन हम लोग जब रूट में 5 जीआर देते थे तो उसके अंडर ग्रेविटी में रूट जीआर होता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक ऐसा ओमेगा दे रहा हूं जो रूट जीआर से ज्यादा है, मतलब टॉप पॉइंट पर हमारे पास टेंशन 0 होने के बाद सरफेस को लीव कर ही देगा। ये बात समझ आई? तो ये कॉन्स्टेंटली हम लोग घुमा रहे हैं, आपको ये बस कंडीशन है कि सरफेस को लीव होने वाला है, ये बात तो क्लियर है। निग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, स्पिनिंग आर की वैल्यू आपको दे दी है 5 मीटर और ओमेगा की वैल्यू इज 2, मैक्सिमम हाइट टू विच द मड पार्टिकल विल गो। अब ये भी हो सकता है कि जो छींटा हो, ठीक है, आपका छींटा ऐसे जाके गिरे, आपका छींटा ऐसे जाकर के गिरे। अब कहां पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन जो हो सकती है, हमें उसके बारे में सोचना है कि ये जमीन से कितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो पहला पार्ट आपका ये है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। दूसरा है जो सेकंड पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, एंगल मेड बाय द मड पार्टिकल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फॉर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विच इज कैलकुलेटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में है, तो एंगल ऐसा क्या होगा वो बताना है, ठीक है। एंड तीसरा आपका पार्ट है वेलोसिटी ऑफ द मड पार्टिकल एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इसको ना एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, अपना डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी साइकिल का टायर है, ठीक है, यह आपके साइकिल का यहां पर टायर है, और यहां पर है आपका वो इस टाइप से बेस, ठीक है, ये है आपका यहां पर बेस, और ये वाली जो आपको हाइट दे रखी है कुछ, ठीक है, दिस हाइट इज, ये फिक्स सपोर्ट है हमारे पास ग्राउंड लेवल 15/4 मीटर ये है, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा? 15/4 मीटर। आर रेडियस है। अब छीटा यहां पर कहीं पर मान लेते हैं कि भाई ये ओमेगा से, आप इसको क्या कर रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, और आर इसका रेडियस है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? आर ओमेगा। कोई बच्चा बोले सर इधर भी तो जा सकता है, तू उधर ले ले, एंगल तेरा अपने आप उसके हिसाब से ही आएगा, ठीक है। तो कोई कंडीशन वैसे खतरनाक है नहीं, आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, और इसके बाद ये जा करके कहीं ना कहीं ऐसे गिरता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जाकर के यहां पर ही गिरता है। तो हमें मैक्सिमम हाइट की एनालिसिस करनी है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ गया आपके पास, रोटेशन की बात करनी है, थोड़ा बहुत आपका हर चीज का मिक्सचर है। अगर आपका एक भी कंसेप्ट कहीं पर भी वीक हुआ तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं काम करता हूं, एंगल तो हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये इस लेवल पर मान लेते हैं कि ये यहां से हमारे पास गया है, तो ये वाला लेवल हमारे पास कितना है बेटा? यहां से लेके यहां तक। सर ये तो आर हो गया, मैंने कहा बहुत सही। सर ये वाला भी हमारे पास आर ही है, मैंने कहा बहुत सही। मान लेते हैं यही वाला आपका एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस इज योर थीटा। ये बात आई। अब मैक्सिमम हाइट जो ये वाला जो लेंथ आपका आएगा, जरा ध्यान समझना, आर कॉस थीटा, तो ये वाली हाइट हमारे पास कितनी होगी? आर कॉस थीटा। समझ आई? 15/4 आर कॉस थीटा, और ये वाली हाइट जो प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा, तो एच मैक्स होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो u की वैल्यू, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, u की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाँ सर, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, मोशन अंडर ग्रेविटी। इन्होंने बोला है सबसे पहला मैक्सिमम हाइट टू विच द मड पार्टिकल कैन गो। अब हमें तो ये बात पता नहीं कि मड का जो ये पार्टिकल है, ये कीचड़ का पार्टिकल है, ये कहां पर छूटेगा। अगर यहां कहीं छूटता तो ऐसे जाता है ना, यहां कहीं छूटेगा तो अलग हाइट होगी, यहां कोई छूटेगा तो अलग हाइट होगी। ये एंगल वेरी कर रहा है, हमारे पास थीटा वेरिएबल है, और ये थीटा
अगर आप नोटिस करें अलग अलग पॉइंट पर जाएगा तो ये अलग अलग हमारे पास हाइट ले सकता है। थीटा यहां का हुआ तो ये इधर हमारे पास कहीं चला जाएगा, तो अलग अलग हाइट हमारे पास आ सकती है। तो अब हमारे लिए थीटा हमें नहीं पता है कि किस थीटा पर ये हाइट मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वर्ड सुनाई दिया? तो अब आप क्या कहोगे, सर क्यों ना हम मैक्सिमम मिनिमा यूज कर लें। बिल्कुल, तो h फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जो हाइट है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो 15/4 प्लस सर r प्लस r cos थीटा प्लस सर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सर ये हमारे पास हाइट आ रही है जो ये ग्राउंड से आएगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। और अगर मुझे हाइट को मैक्सिमम करना है तो मैं मैक्सिमम मिनिमा लगा सकता हूं, तो dh/d थीटा कर सकता हूं। यस, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बेटा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि r कांस्टेंट है, और ये आपका आ जाएगा -r साइन थीटा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट है आपका r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g यहां पर, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस, अगर आप इसको मैक्सिमम मिनिमा करते थे तो फिर इसको क्या करते थे, इक्वल टू 0 डालते हैं सर। तो आपका एक्चुअली में हमारे पास यहां पर अगर आप इसको 0 डालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका मैं यहां लिख देता हूं कि ये r साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सर दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सर ये आएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई हमारे लिए। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो एक साइन थीटा चला गया, 2 हमारे पास चला गया, r हमारे पास चला गया, तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, 1 इज इक्वल टू एक r बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा, कॉस थीटा बचा, डिवाइडेड बाय g बचा। तो g डिवाइडेड बाय r ओमेगा का स्क्वायर यही वो एंगल होगा। तो g की वैल्यू हो गई आपकी 10 डिवाइडेड बाय r कितना दे रखा था बेटा, 5 और 2, ठीक है, तो 5 और 4 ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर, तो ये 1/2 आ गया। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी डिग्री आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। अगर इधर कहीं होता तो अपने आप नेगेटिव आता, ठीक है। तो अब बात आ गई, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब इन्होंने कहा कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैंने कहा जो हमारे पास एच मैक्स हमारे पास अटेन होगा दैट इज 15/4 प्लस r की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना या 5 थी, 5 और 2 लिख लेता हूं यार, r की वैल्यू 5 है और ओमेगा 2 है, ठीक है। तो r की वैल्यू 5 हो गई प्लस हमारे पास r cos थीटा, तो 5 इंटू कॉस 60 आ गया, प्लस हमारे पास r स्क्वायर 25 ओमेगा स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, तो 3/4 इंटू हमारे पास 20 ये आ गया। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 15/4 प्लस cos 60 दैट इज 5/2, तो 5 प्लस 5/2, ठीक है। तो 5 to 10 15/2, इसको ऐसे लिख लेता हूं, प्लस हमारे पास ये 4 और 4 हमारे पास चला गया, और ये हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया, तो 15/4 हमारे पास ये भी आ गया। तो 15 प्लस 15/2, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, अगर आप देखें तो 45 डिवाइडेड बाय 2 यही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय 2, कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में। हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई, तो 15/4, r की वैल्यू 5 cos 60 दैट इज 5/2, तो 5 10 15/2, और यहां पर r का स्क्वायर तो 25, 4 √3 तो 3/4 और 20, ठीक है। तो 4 और 4 चला गया बेटा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 5 3 15/4, तो 15 प्लस 30 ये तो 45/2 कहीं कुछ आ रहा है। मैक्सिमम तो पार्टिकल 20 मीटर 65/4 55/4, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हम लोगों ने, यही कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। एंगल तो सही निकाला है ना हम लोगों ने। g/r ओमेगा स्क्वायर, g की वैल्यू 10, r इज 5 और 4 20 1/2, ठीक है। तो हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है, तो 15/4 प्लस 5 प्लस 5 cos 60 दैट इज 5/2। एक बार ऐसे कर लेते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियां पकड़ में नहीं आती हैं, ठीक है, प्लस
5/2 प्लस आर का स्क्वायर दैट इज 25, ओमेगा का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया, ये 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 और 4 हो गया, तो ये आ रहा है आपका 15/4 प्लस 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 15/2 प्लस 15/4। तो वही, अच्छा ये 15/2, अच्छा यहां पर गड़बड़ हुई ना, तो ये हमारे पास 15/2 प्लस हमारे पास 15/2 प्लस 15/2, तो 15 आ रहा है बेटा हमारे पास। 15 कहीं ऑप्शन है, यस, ये हमारे पास ऑप्शन आया। तो एक तो हाइट आ गई हमारे पास। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा हुआ था उन्होंने, एंगल मेड बाय द मड पार्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फॉर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विच इज कैलकुलेटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो एंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल से कितना आ रहा था, यही वाला हॉरिजॉन्टल से हम लोगों ने एंगल भी लिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द मड पार्टिकल एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तो यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, तो अब कुछ वैसे तो नहीं होना चाहिए, एडवांस का आप कर रहे हो, तो ये सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज आर ओमेगा cos 60 हमारे पास रहेगा। तो r की वैल्यू है 5 × 2 10 हो जाएगा, cos 60 दैट इज 1/2। तो सर 5 मीटर पर सेकेंड इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी एट द टॉप पॉइंट, यहां पर इसके टॉप पॉइंट पर होगी, तो 5 हमारे पास आंसर, ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये चीज समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रिंग रैप्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए पोस्ट। जैसे मान लो कि आपका एक रॉड है, ठीक है, इस पर क्या अगर आपने धागा बांध लिया, अब धागे को लेकर के आपने यहां पे इसको फेंका, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर जाकर के टंगता हुआ चला जाएगा। ऐसा आप लोगों ने देखा है रियल लाइफ में, आप लोगों ने भी देखा होगा, रॉड के आसपास वायर है, वायर में पत्थर बांधा, आपने फेंक दिया, तो वो जाकर के इस पे ऐसे 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 करके इस पे लड़ जाता है ना। स्ट्रिंग रैप्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पोस्ट, इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, अंटिल द बॉल हिट्स द पोस्ट, विच ऑफ द ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। मतलब मल्टीपल करेक्ट में आपको इस चीज को सोचना है। पहली बात, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग अंटिल बॉल हिट्स द पोस्ट। अब ये सवाल कैसा है, जैसे ये है आपका धागा, ध्यान से देखिए, ये है बॉल और ये है आपका धागा, इसमें से पास हो रहा है, और आप यहां पर पे अगर आप इसको फेंकेंगे और पकड़ेंगे नहीं तो ये धागा बाहर खिंच जाएगा, तो आप यहां पर ऐसे इसको पकड़ के खड़े हैं, तभी जाकर के वो उसके ऊपर वाइंड हो रहा है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग अंटिल बॉल हिट्स द पोस्ट, एनर्जी बढ़ती जा रही है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज कांस्टेंट। ठीक है, both the energy of the ball and the angular momentum about the center of the post changes. Velocity particle makes acute angle with the tension direction on the particle in free body diagram. अब क्या होता है एडवांस में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जब सवाल आते हैं तो आपको कंसेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकली क्या होता है ना, कई बार आप जो क्वेश्चन होता है उसका कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल होता है, तो वो बट जाता है कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाओ, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल लगाओ, लेकिन यहां पर जब डेटा नहीं होता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर सकते, यहां पे प्योर कंसेप्ट की ही बात आपको करनी है। तो कलम ऐसे कोई मेजर नहीं चलेगी, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इस चीज को पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, अब पहली बात, आपने धागा लिया, यहां पर पकड़ रखा है, नीचे ये धागा है, अब इसको घुमा करके फेंक दिया तो वो जाएगा, रेडियस कम होगा, खट 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 करके तेज हो जाएगा। क्या उसका ओमेगा बढ़ेगा? सोचिए, क्या उसका ओमेगा बढ़ेगा? हाँ। अब बात आ रही है, ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पहले एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज कांस्टेंट, और इन्होंने कहा है कि चेंज। इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी तो लग नहीं रही है, यहां पर आपका है टेंशन, टेंशन ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल हो गया। तो क्या टेंशन कोई टॉर्क देगा? टॉर्क ड्यू टू टेंशन क्या हमारे पास यहां पर आएगा? नहीं सर, टॉर्क तो नहीं आएगा। मैंने कहा अगर टॉर्क नहीं आया तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। पहली बात, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसका जो ये रेडियस आर कम हो रहा है उसी की वजह से ओमेगा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है।
ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास मोमेंटम अबाउट द एनर्जी चेंजेस, तो ये एंगुलर मोमेंटम हमारे पास चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आपका फोर्स है दैट इज सेंट्रल, उसकी वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है इसीलिए, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियस सी बात है कि आपका यहां पर अगर आप नोटिस करें तो आप उसको यहां पर धागे को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो आप उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने धागा छोड़ दिया तो वो बाहर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इसकी बढ़ती हुई जाएगी। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आप एल का स्क्वायर बाय 2i कह सकते हैं, है ना, जैसे पी स्क्वायर बाय 2m होता है वैसी। एंगुलर मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा, यस। और जैसे जैसे आपका ये पार्टिकल पास आ रहा है तो रेडियस अगर इसका कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस पार्टिकल का कम होगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यस। तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए। और वो एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। जिसने भी इस धागे को यहां पर पकड़ रखा है वही एनर्जी सप्लाई कर रहा है इस सिस्टम में, तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ पा रही है। तो बोथ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी तो चेंज हो रही है लेकिन एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है यहां पर। वेलोसिटी पार्टिकल मेक्स एक्यूट एंगल विद द टेंशन डायरेक्शन ऑन पार्टिकल इन फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप ये समझो, ऑल्दो इसका रेडियस चेंज हो रहा है ना, रेडियस इसका कम होता जा रहा है, लेकिन स्पीड अप तो हो रहा है। तो क्या अगर आप उस मोमेंट की अगर आप बात करें, एक पर्टिकुलर मोमेंट को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, या यहीं पर ले लेते हैं छोटा सा। अगर आप एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें तो टेंशन तो आपका यहां पर है सेंटर की तरफ, हाँ। जो इसकी हमारे पास ये स्पीड अप का केस है, ये हमारे पास स्पीड अप का केस है, हाँ सर ये बिल्कुल स्पीड अप का केस है। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हर मोमेंट पर, अगर वैसे तो सर्कुलर मोशन एक स्पाइरल डाउन टाइप से हमारे पास आएगा, लेकिन अगर आप एक किसी भी मोमेंट की अगर आप बात करें तो क्या आपको समझ आ रहा है कि स्पीड अप के केस में, सर्कुलर मोशन में कहीं ना कहीं जो नेट एक्सेलरेशन होती है दैट इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर। सबसे पहले स्टेटमेंट को याद करिए, in non-uniform circular motion net acceleration of the body is not towards the center, ठीक है। that means अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस बॉडी का जो भी नेट एक्सेलरेशन, अगर स्पीड अप का केस है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हमारे पास एक एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। तभी तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, इसका v यहां पर है, इसका एक्सेलरेशन आपका यहां कहीं होगा, है ना। और उस एक्सेलरेशन के अगर आप देखें तो ये आपका एंगल यहां पर थीटा होगा। तो एक आपका ए नॉर्मल होता है, एक आपका ए टेंजेंशियल होता है, जो कहीं ना कहीं इसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा है, यस। तो उसी प्रकार से अगर आप इसके हर एक मोमेंट के बारे में बात करें, ऑल्दो स्पाइरल है, हर एक मोमेंट के बारे में बात करें तो वेलोसिटी पार्टिकल मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द टेंशन डायरेक्शन ऑन द पार्टिकल इन फ्री बॉडी डायग्राम, यस, क्योंकि वो स्पीड अप कर रहा होगा। बार बार उसकी स्पीड चेंज करने के लिए एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अगर टेंशन और वेलोसिटी 90 डिग्री पर हुए तो टेंशन का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो ये स्पीड अप का केस नहीं बना पाएगा। तो ये बात बिल्कुल भी, मतलब आप इसमें गलत नहीं कह सकते। तो ए बी डी इस वाले का जो ऑप्शन बनेगा, ए बी और डी, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें आप यूनिट्स एंड डायमेंशन और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, एडवांस में ऐसे प्रकार के यूनिट्स एंड डायमेंशन के आपको सवाल मिल सकते हैं। मैंने हिंट कर दिया, वैसे तो आपको हिंट नहीं होता है, ठीक है। अ हेलीकॉप्टर कैन होवर व्हेन द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज पी, मतलब एक हेलीकॉप्टर है, वो जब अपनी पंखड़ी चलाता है तो कुछ पावर जनरेट करता है, हवा को फेंकता है, तभी तो एक थ्रस्ट मिल करके वो उठ पाता है। सर होवर करने का मतलब क्या होता है? उड़ना, जैसे तुम उड़ते हो, ठीक है, विद द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज पी। एक और दूसरा हेलीकॉप्टर है, इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन, बट इट्स लीनियर डायमेंशन आर हाफ ऑफ दैट ऑफ ओरिजिनल। कहने का मतलब मेरे पास दो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर ये रहा, ठीक है, एक हमारे पास हेलीकॉप्टर ये रहा, और बिल्कुल सेम मटेरियल का बना हुआ, सब कुछ सेम है, डिजाइन सेम है, लेकिन साइज, ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर है, अब इसका कॉपी कैसे करेंगे, लेकिन चलो ठीक है, इसी के जैसा एक छोटा हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है।
ठीक है। हेलीकॉप्टर बिल्कुल हमारे पास क्या है, सेम है, बट डायमेंशनली अगर आप देखें तो इसका कोई डायमेंशन होगा, मान लो ये 10 मीटर का है तो ये 5 मीटर का होगा। ये इन्होंने कहा कि भाई डायमेंशनली सब कुछ सेम है, कंपनी भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, इंजन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट डायमेंशनली ये थोड़ा सा छोटा है। इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन बट हिज लीनियर डायमेंशन आर हाफ एट दोज ऑफ ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल का बिल्कुल कॉपी आपने बना दिया, आधे साइज का। जैसे आपने देखा होगा ना, इंडिया में दिखाते हैं बुगाटी बना दी, भाई साहब देख बनाते समय तो लग रहा था भाई सही में बनाएगा, और जब रोड पर निकालता है भाई देख के पता लग रहा है नौटंकी कर रहा है। ये तो आपको भी पता है ना। वो बुगाटी होते एक हेलीकॉप्टर बना रहा था, ठीक है, तो मैं उनके इनोवेशन पे नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब वो सड़क पर आते तो आपको देख के पता लग जाता है यार ये छोटा साइज है, ठीक है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो भाई इनोवेशन तो है ही, दिमाग लगा रहे, इतना तो हमें भी नहीं है। पावर ऑफ होवरिंग डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो ये पावर जनरेट कर रहा है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, लीनियर साइज ऑफ हेलीकॉप्टर पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की डेंसिटी क्या है, अगर हवा की डेंसिटी कम होगी तो आप उसको थ्रस्ट नहीं मिलता है ना। जैसे गर्मियों में जब एरोप्लेन उड़ते हैं तो ये टेम्परेचर नाप करके उड़ते हैं कि भाई क्या टेम्परेचर हो रहा होगा, क्योंकि जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो इंजन जिसको एयर को फेंकना है उसकी डेंसिटी कम है तो उसको थ्रस्ट नहीं मिल पाता। तो हवा की डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा एंड डेंसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। अगर आपका हेलीकॉप्टर ही बहुत ज्यादा भारी है, हवा इतना ज्यादा फेंक ही नहीं पा रहे तो उड़ ही नहीं पाओगे। तो ये 4 पैरामीटर पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। पावर आउटपुट नीडेड टू इनेबल दिस सेकंड हेलीकॉप्टर टू होवर इज p/2 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको अगर पावर p लग रही है, इसको अगर पावर p लग रही है तो इसको पावर लग रही है p/2 की पावर x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंटीजर बेस्ड सवाल आपका ये आ गया है, ठीक है। अब कैसे करें सर, ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड, पहली बात तो आपके दिमाग में यही आएगा एडवांस में कि यार ये कौन सा चैप्टर है ना। तो ये है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन। उन्होंने कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनो, अब ये आपको एग्जाम में सोचना है कि पावर किन किन चीजों पर डिपेंड करते हुए बता दी है कि ये 3-4 चीजों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है सर। जब उसका लेंथ अगर आप आधा करोगे तो पावर पर भी इंपैक्ट आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पावर जो है हमारे पास किन के, एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, ठीक है, हमारे पास किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो हमारे पास ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है तो इसकी पावर अल्फा ले लेते हैं, फिर लीनियर साइज बीटा ले लेते हैं, उसकी पावर हमें नहीं पता, डेंसिटी ऑफ एयर उसकी पावर गामा ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी उसकी पावर डेल्टा ले लेते हैं। ये इन 4 पैरामीटर्स पर हमारे पास डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जैक्ट रिलेशन निकाल पाया कि पावर लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं ना कहीं दोनों हेलीकॉप्टर के लिए वो सेम कह रहे हैं, बस डायमेंशनली उसका लेंथ आधा है। मेरे को अगर बीटा पता लग गया तो कहीं ना कहीं पावर पर इंपैक्ट पता लग जाएगा। अब इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन के हिसाब से आप निकाल सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। पावर की बात करेंगे तो वर्क अपॉन टाइम, तो mL2t-3 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट और LT-2 एक्सेलरेशन की पावर अल्फा, ठीक है, लेंथ की पावर बीटा, ये आ गया। फिर डेंसिटी था mL-3 की पावर गामा, और दूसरा भी डेंसिटी है mL-3 की पावर डेल्टा, ये आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं यहां से देखूं बेटा तो mL2t-3 इज इक्वल टू k, m की पावर क्या आ रही है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, गामा आ रहा है, ठीक है, और यहां से डेल्टा आ रहा है। l की पावर की अगर आप बात करें तो यहां से अल्फा आ रहा है, यहां से बीटा आ रहा है बेटा, यहां से -3 गामा आ रहा है, -3 डेल्टा आ रहा है, और t की बात करें बेटा तो यहां से -2 अल्फा आ रहा है, यहां से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर आप कंपेयर करेंगे मास का तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 1 आ रही है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -3 हमारे पास, गामा प्लस डेल्टा लिख ले, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और -2 अल्फा दैट इज इक्वल टू -3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई है 3/2। अब प्रॉब्लम आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई है। हमारे पास वेरिएबल कितने सर, वेरिएबल तो है हमारे पास 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा।
इक्वेशन बनाई 3, क्यों? क्योंकि आप मास की पावर इक्वेट कर रहे हो, लेंथ की पावर और टाइम की पावर। अगर करंट टेम्परेचर कुछ और होता तो सर थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन अब तो वो नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लेंथ की पावर ये बीटा चाहिए कि भाई ये बीटा कैसा डिपेंडेंस है। अब बीटा तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये इक्वेशन सॉल्व होंगी। अब 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो गामा प्लस डेल्टा जो भी है इसको उठा करके आप इधर रखो, हमें बीटा चाहिए, हमें गामा और डेल्टा से अभी कोई मतलब नहीं। अब थोड़ा सा मतलबी हो जाओ कि भाई सर हमें ना बीटा अगर मिल गया तो काम बन जाएगा। गामा और डेल्टा हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हमें चाहिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं कह रहा हूं 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, तो क्या तुम सबके जवाब निकाल पाओगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं निकलेंगे। लेकिन हमारा काम बीटा से तो चल जाएगा ना यार, तो क्या मैं बीटा निकाल सकता हूं? हाँ, तो अगर आप इधर देखें तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -3 टाइम्स गामा प्लस डेल्टा तो 1 है, हाँ तो ये 2 हो गया, और अल्फा की वैल्यू 3/2 है, प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2, तो 10 माइनस 3 7/2 बीटा आ गया। उसके बाद हमें उससे मतलब ही नहीं है, खत्म। तो मेरे को ये बात समझ आ गई कि पावर एक्चुअली में लेंथ, या हाँ लेंथ की बात करें, लेंथ की पावर 7/2 पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं नए पावर की बात करूं तो न्यू पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज L/2, क्योंकि डायमेंशन आधा हो गया है तो L/2 डिवाइड की पावर 7/2, इन्होंने यही बात बोली है। बट इट्स लीनियर डायमेंशंस आर हाफ एज दोज ऑफ ओरिजिनल, तो जो भी आपका ओरिजिनल था उसका आधा हो गया है, तो नई पावर ये हुई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो न्यू पावर है दैट इज पावर ओल्ड डिवाइड बाय 2 की पावर 7/2, हाँ या ना? क्योंकि L की पावर 7/2 तो ओरिजिनल पावर से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 की पावर 7/2, तो इसी को इन्होंने बोला है P डिवाइड बाय 2 की पावर x, तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 7/2, खत्म। ये आपका आंसर हो गया। तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपके जे एडवांस में फॉर श्योर क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ ब्लॉक ए हमारे पास ऑफ मास m इज गिवन अ वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स, अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जे एडवांस ने कई बार पूछे हैं तो ध्यान से करिएगा। इसमें एक कोलिजन के साथ हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन है, तो टाइम पीरियड भी निकालना है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, 3-4 चीजें पूछी हैं। ब्लॉक ए ऑफ मास m इज गिवन अ वेलोसिटी v0, ये ए मास है, ए बॉडी है, एम मास की, v0 वेलोसिटी से फेंक दिया है टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक बी ऑफ सेम मास, बी है सेम मास हमारे पास, इज अटैच्ड टू एन आइडियल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के, ए मेक्स अ हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का कोलिजन हुआ, कैसा कोलिजन हुआ है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन हमारे पास हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला क्या है? टाइम आफ्टर द कोलिजन बी अटेन इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन फॉर द सेकेंड टाइम। पहले तो अंग्रेजी समझ ले भाई, क्वेश्चन तो गया भाड़ में। टाइम कितना समय लगेगा आफ्टर द कोलिजन, तो कोलिजन कहां पर होगा? सर कोलिजन तो यहां पर हुआ, मैंने कहा ठीक है, और परफेक्टली इनलास्टिक हुआ तो ये चिपक गए, हाँ सर। टाइम आफ्टर द कोलिजन बी अटेन्ड इट्स इनिशियल पोजीशन, ये बी वापिस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ रहा है फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब ये आएगा तब कितना समय हो चुका होगा, ठीक है। तो एक ये बताना है, इसके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन, तो 2 ऑप्शन है टाइम के। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा? एंड फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, इस पूरे मोशन में, पूरे प्रोसेस में हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन भी क्या होगा, ठीक है। अब इस प्रकार के सवाल जेईई एडवांस ने कई बार पूछे हैं, मल्टीपल करेक्ट आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको हर चीज चेक करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को लेंदी लगते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड हो गया लाइक दिस, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा,
बिल्कुल आराम से इस चीज को समझना कि मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ था हमारे पास स्प्रिंग का, ये है हमारे पास स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये था आपका वो वाला ब्लॉक। ये कितने मास का है m, और ये था b, और यहां पर आपका एक सिमिलर मास आ रहा है m मास का, ठीक है, और ये है a, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। ये आपने फेंक दिया इसको v नॉट की स्पीड से, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब एक मिनट रुक जाना यार, हटाओ। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि पहली बात तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए परफेक्टली इनइलास्टिक, सर ये तो मैं कर ही दूंगा, चिपक जाएंगे, अच्छी बात है। चलिए, ये वी नॉट से आ रहा है, तो जब ये जाकर के यहां पर कंबाइन होकर के ये दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गलती होगी इस सवाल में कुछ बच्चों से, सॉरी बताइएगा लिख करके। ये जैसे ही यहां पर ये दोनों स्टिक करके चलेंगे तो इनकी कोलिजन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस रहेगा, हां सर। तो ये दोनों कंबाइन होकर के एक वीसी कॉमन स्पीड से अटेन करेंगे। तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूं क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है? यस। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर मैं देखूं कोलिजन के लिए तो दैट इज एम वी नॉट दैट इज इक्वल टू 2mvc, या v मान लेते हैं, या चलो vc ले लिया है, m और m, v नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी। ये दोनों v नॉट डिवाइडेड बाय 2 से चलेंगे। यस। अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो स्टिक कर गए बच्चों के हिसाब से, हां। तो ये आकर के मैक्सिमम कंप्रेशन की जब हमारे पास बात हो रही है, ठीक है, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन की बात होगी तो ये दोनों स्टिक करके यहां कहीं रुक गए होंगे। तो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ x हमारे पास लाइक दिस एंड मास इज 2m। तो क्या मैं यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं? यस। या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहे वो भी कर सकते हैं कि सर स्प्रिंग के अंदर की जो एनर्जी आएगी हाफ x मैक्स का स्क्वायर, ये कहां से आ रही होगी सर? काइनेटिक एनर्जी के चेंज से। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, दोनों कंबाइन थे 2m इंटू वीसी का स्क्वायर, सर ये आएगा। तो ये कितना है बेटा? हाफ और हाफ उड़ा दिया हम लोगों ने, हाफ और हाफ उड़ा दिया, k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2m। वीसी की बात करोगे तो v नॉट डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा? x मैक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, ये m v नॉट का स्क्वायर और यहां पे 2k, ये आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, m v नॉट का स्क्वायर बाय 2k। तो हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन इज m v नॉट का स्क्वायर बाय 2k। बिल्कुल, ये वाला पॉइंट तो हमारे पास बन गया। अब बात आई मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इसमें गलती हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा और इसको स्टार मार्क करिएगा, ठीक है। मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगी? पहली चीज, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये दोनों तो कंबाइन हो गए हैं, हाँ, अब सर ये दोनों वापस आएंगे, इधर यही वाली आपकी एनर्जी थी जो पहले इनके पास जो भी एनर्जी आई कोलिजन होने के बाद, जो भी एनर्जी आई अब यही स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुई, हाँ सर, यही एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में आएगी, हाँ, और सर वही एनर्जी यहां पर स्प्रिंग में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना कंप्रेशन हुआ है उतना ही इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन भी उतना ही होगा। जिन बच्चों के दिमाग में आया प्लीज सॉरी लिखिएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत माइनर चीज है कि आपने हल्की सी चीज मिस करी और आपका एडवांस का सवाल खराब हो गया। क्या बोला मैंने? कुछ बच्चों को सर कोलिजन हुआ, तो कोलिजन में आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते लेकिन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, राइट। स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव फोर्स तो है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोगों ने मोमेंटम करा। अब सर ये दोनों v नॉट बाई 2 से जा रहे हैं, अब जो भी एनर्जी है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई, राइट, हाँ सर। तो यहां पे अभी स्प्रिंग के अंदर है सर, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, वापिस यहां पर आएगा तो सर काइनेटिक में चली जाएगी, हाँ, और सर ये वापस यहां पर जब जाके रुकेंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना कंप्रेशन हुआ उतना इलोंगेशन हुआ। तो हमारे पास सेम मैक्सिमम इलोंगेशन वही होना चाहिए था। कुछ बच्चे इसको कहेंगे गलत, लेकिन एक बार आपने कंसेप्ट ही गलत लगा दिया। अब कंसेप्ट गलत हुआ कहां, ठीक है।
आपने ध्यान दिया, प्रॉब्लम है इस ये वाला बवाल उन्होंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, यहीं से बवाल स्टार्ट हो गया। क्यों सर? इक्वल टू 0 करने कहने का मतलब सर स्टिक कर गए दोनों। अब स्टिक मतलब ये थोड़ना है कि भाई से तूने फेविक्विक से चिपका दिया। समझ इस चीज को, ये वाली तेरी बात समझ आई। यहां पर ये इधर आए, हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी। इसके बाद जरा ये चीज समझ, अब ये चीज तेरे को भी पता है, बस वही है ध्यान नहीं दिया होगा कुछ बच्चों ने। जैसे ही ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आएगी, ये m और ये m दोनों एक साथ थे, हाँ ध्यान से देखना, ये चीज की गलती नहीं होती। सर ये VC से गए थे, इस समय भी ये VC से ही जा रहे होंगे, लेकिन जस्ट इसके अगले बाद जब ये नेचुरल लेंथ पर थे तो ये भी VC से जा रहा है, ये भी VC से जा रहा है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे होंगे। ये तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जस्ट अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। समझा मैंने क्या बात बोली? जस्ट इसके अगले मोमेंट में 0.0001 सेकंड के बाद ही ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब ये तेरे को सोचना है क्यों? सर ये तो स्टिक कर गए थे ना, तो स्टिक हो, अबे पगले अगले ही मोमेंट में जरा ये चीज समझ, जैसे ही ये यहां पर थोड़ा सा भी आया, ठीक है, ये आगे आया और ये वाला जो तेरा ब्लॉक था, एक तो ये पिंक वाली लाइन हिलेगी ना, रुक, ये स्प्रिंग हल्का सा भी इलोंगेट होगा तो क्या इस ब्लॉक को रिटार्ड करेगा? भाई रिस्टोरिंग फोर्स kx तो लगना स्टार्ट होगा। हाँ सर लगना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही इस पर ये लगना स्टार्ट होगा तो क्या ये भी VC से ही जा रहा होगा? नहीं, ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच है तो ये एक SHM, आप ये मान के चलिए ये SHM कर रहे, तो वहां पर उसकी स्पीड वेरी करती जाएगी, लेकिन इसके बाद यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे ये नेचुरल लेंथ पर आया उसके अगले क्षण ही ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, अगले क्षण ही सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये आया, कंप्रेस हुआ और जाते ही ये वाला ब्लॉक VC से ही चलता हुआ चला जाएगा और इसकी स्पीड हमारे पास कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर स्प्रिंग फोर्स लगना स्टार्ट होगा, दोनों की स्पीड अलग हो गई, ये रुक गया, उसके कंपैरिजन में स्लो डाउन हो गया, तो ये सेपरेट होकर चला गया। अब यहां के बाद की अगली जो मैक्सिमम इलोंगेशन है उसमें ये वाला पार्टिकल तो रहा ही नहीं। प्लीज डू कमेंट, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। यहां के बाद अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं कि उन्होंने पूछा है भाई इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम इलोंगेशन हमारे पास क्या होगा, तो भाई मेरे दिमाग में आएगा कि सर यहां पर आने के बाद स्प्रिंग के साथ तो यही अटैच है, m मास का VC से जो जा रहा है, और ये तो ससुरा भग गया। मैंने कहा हाँ, तो अब ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mvc का स्क्वायर, यही आपकी x इलोंगेशन बनेगी। मान लो x मैक्स इलोंगेशन लिख देते हैं, समझ आई बात? तो ये वाली बहुत माइनर सी गलती आपका पूरा सवाल खराब कर सकता था, x इलोंगेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ और हाफ आपने उड़ा दिया, m vc वॉज v0 by 2, तो v0 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर लिख लेता हूं, इलोंगेशन ही ये है हमारे पास, तो ये आएगा m v0 का स्क्वायर बाय 4k का रूट, दैट इज x मैक्स। अब इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन इज 1/2 m अंडर रूट में m v0 स्क्वायर बाय k, एंड दिस इज ट्रू। तो x मैक्स अगर आप देखें तो ये कितना आ रहा है बेटा, 1/2 अंडर रूट में m v0 का स्क्वायर बाय k, ये हमारे पास आ रहा है, राइट। तो ये बहुत माइनर सी गलती, आपका घर पे जाके जब आप सॉल्यूशन देंगे तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो उससे बचना है। अब है टाइम आफ्टर कोलिजन। अब जरा देखो, बी वाला पार्टिकल हमारे पास यहां कोलिजन हुआ, हाँ, तो ये ऐसे जाकर के रुकेगा, यस, फिर ये यहां पर रुकने के बाद वापस आएगा, हाँ। तो सर ये वाला टाइम पीरियड चाहिए क्या? नहीं बे,
ये तो फर्स्ट टाइम, ये तो कोलिजन हुआ, ये फर्स्ट टाइम इसने यहां पर क्रॉस करा, फिर ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, यस, फिर ये यहां पर रुकेगा और फिर ये वापस आएगा। दिस इज द सेकेंड टाइम जब ये यहां पर इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा। तो मेरे को पूरा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए। तो अब टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर तो डिपेंड ही नहीं करता है सर, यहां तो दो पार्टिकल, ये वो, सीधी सी बात, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में m/k। ये क्या है, मास ऑफ ऑसिलेशन, जो भी ऑसिलेशन कर रहा है उसका, और डिवाइड बाय k कंप्लीट है। तो हाफ ऑसिलेशन का जो हमारे पास टाइम होगा वो कितना रहेगा बेटा, दैट इज सर पाई अंडर रूट में जो भी मास ऑसिलेट कर रहा है डिवाइडेड बाय k। तो मैंने कहा इस पूरे प्रोसेस में, इस वाले पूरे प्रोसेस में कितना मास ऑसिलेट कर रहा था स्प्रिंग के साथ, यहां से यहां तक सर 2m मास। तो जो टाइम पीरियड होगा, जो मुझे आंसर निकालना है, तो आधा ऑसिलेशन तो ये हो गया है ना, तो पाई अंडर रूट में 2m डिवाइडेड बाय k, यस, प्लस इसके बाद इस वाले पार्ट में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो कौन है सर, इस वाले में तो सिर्फ m मास ही ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि वो तो सेपरेट आउट हो जाएगा a वाला, तो प्लस पाई अंडर रूट में m/k। तो अगर आप कॉमन ले लेंगे पाई अंडर रूट में m/k को, अगर आप यहां कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा √2 + 1। ये आपका टाइम पीरियड होगा जब ये सेकंड टाइम इसको क्रॉस कर रहा होगा। तो टाइम आफ्टर द कोलिजन बी अटेन्स द इनिशियल पोजीशन अगेन फॉर द सेकंड टाइम इज पाई अंडर रूट में m/k √2 + 1। तो ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए, सी एंड डी आंसर हमारे ये हो गए। ठीक है, तो टाइम भी आपका हो ही गया है। तो आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन करेंगे, आप करके रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रेंड अलग सेट करेंगे, ठीक है। और आप एक कोलिजन, हाँ, और ये इंपल्स, दोनों को इसको करेंगे। ये आपका पैसेज बेस्ड है, ठीक है। दिस इज योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस सवाल में आपका एक सवाल ये है, ए मान लेना, ठीक है, करके रखना बेटा, बी मान लेना और सी मान लेना, ठीक है। तो इंपल्स और उसके कोलिजन के ऊपर हमारे पास है। तो 1.5 घंटे का हमें टाइम बताया गया था, तो अप्रोक्सीमेटली 1 hour 31 minutes, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन ये है और कुछ अच्छे थोड़े खतरनाक रोटेशन के और अच्छे से खतरनाक सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा और फिर से आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया प्रैक्टिस करने को मिला होगा और थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोगों ने सोचा है, ठीक है। तो प्लीज डू लेट मी नो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लाइक्स और कमेंट करें कि भाई ये कैसा रहा, ठीक है, मजा आया। तो जब आपके कमेंट्स देखते तो हमें भी मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो लव यू ऑल बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।